एवरेस्ट, मतलब इस उम्र में पहुंच करके तुमने कैसे इसको सोचा कि मैं वहाँ पहुँचूँ? ये बहुत छोटी सी स्टोरी है कि मैं मम्मा के साथ बैठी थी, भैया मैं और मम्मा। तो उसमें क्या हुआ, गूगल पे भैया कुछ सर्च कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि गूगल क्या होता है, तो उन्होंने बताया गूगल पे पूरी दुनिया मिलती है। तो मैंने उसे जब अपना नाम सर्च किया फटाफट से भैया से फ़ोन लेके, तो बट मेरा नाम नहीं था गूगल पे। तो मैं उस टाइम बहुत मुझे लगा कि शायद मेरा नाम भी होना चाहिए, तो क्या मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, बट मैं दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं गूगल पर आना चाहती हूँ। तो इसी चीज़, मैं 9th क्लास में थी उस टाइम, और मैंने मम्मी को कहा मम्मी मैं क्या करूँ, तो मम्मी बोले बेटा पहाड़ों जितने बड़े काम करने होते हैं। और उसके बाद हम लाइक वो पहाड़ों जैसा वर्ड मेरे दिमाग में स्टक हुआ। उसके बाद थोड़े टाइम बाद हम एक सेमिनार में गए जहाँ पर ना माउंटेनिंग के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा था कि माउंटेन्स पर कैसे क्लाइंब करते हैं और वो कितना एडवेंचरस होता है। तो उससे देख के मैं बहुत एक्साइटेड हुई। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वाओ कितना अच्छा है। मैं बोले बेटा देखने में ही लगता है, इतना ही शौक है ना तो बेटा माउंट एवरेस्ट चढ़ जा दूँगी। मम्मी नहीं कहा? तो उस चीज़ को मुझे लगा अब तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगी। तो उसी दिन मैंने बोल दिया मम्मी को। 30 नवंबर 2016 की बात है ये, और 16 मई 2018 को मेरा सबमिट हुआ फिर एवरेस्ट। तो तुमने भी थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया जी कि माँ की दाल रोटी खा करके जी और मैं अपने कदम बढ़ाती हूँ और बस पहाड़ की चोटी की तरफ नज़र रखती हूँ और चढ़ती जाती है। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं कोई भी नॉन वेजिटेरियन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाती हूँ। बिल्कुल मम्मी की हाथ की दाल रोटी सिंपल, बिल्कुल वही खा के ही मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके गई हूँ। और ये नहीं लगता इस चोटी पर जैसे संतोष पहुँची थी? जी संतोष यादव जी पहुँची थी, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अच्छा। संतोष जी ने जिस तरह से चढ़ाई की थी, पहले बड़ा जोखिम भरा, बड़ा परेशान थी, बड़ी दुख थी, रो भी रही थी, डर भी रही थी, उसकी स्थिति थी। तो जब तुमने शुरुआत की तो समय कैसा लगा कि क्या मैं इस पहाड़ पे चढ़ पाऊंगी कि नहीं? या तुम्हारे दिमाग में क्या था? मैं एक्चुअली माउंटेनियर्स हैं उनके व्यूज़ पढ़ती रहती थी कि माउंटेनिंग पर मतलब माउंटेन्स पर क्यों क्लाइंब किया जाता है, माउंटेनिंग क्यों की जाती है। तो उनमें बहुत कुछ बताया जाता था कि ऐसे ऐसे आपके पास पढ़ाव आते हैं जिसमें आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ को पढ़ के मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करती थी। साथ में जो मम्मी और पूरी फैमिली ने जो मेरा साथ दिया, सिर्फ उसी वजह से ही मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर पाई। अदरवाइज़ मैं माउंट एवरेस्ट क्या उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, बिकॉज माउंटेनिंग ना एक बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिसमें क्या है आप मतलब आप में कितनी काबिलियत हो, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आप नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। तो एट ए टाइम पे मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रहा था, बट क्या हुआ लास्ट में उन्होंने मना कर दिया, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी। उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा ऐसा। तो फिर मम्मी पापा ने इतना सपोर्ट किया मुझे, उसी की वजह से ही मैं ऊपर चल पाई। एक बात और बहुत बड़ी बात है, दिमाग में हमेशा रखती थी कि मम्मी पापा ने इतना बड़ा मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपनी इतनी जो मेहनत खून पसीने की कमाई थी वो मेरे को लगाई, तो मुझे उनको ज़रूर वापस रिटर्न करना है और अपने देश के लिए कुछ ज़रूर करना है। आप भी जो है शिव की भक्त हो और शिव की आराधना पूजन के साथ साथ तुम अपनी कदम बढ़ाती ऊंचाई की तरफ विराट की तरह देखने के साथ, और शायद यही वजह है कि ये रुद्राक्ष भी तुमने पहन रखी है। नहीं, ये रुद्राक्ष जी का था। मैं जब सबमिट करके आई नीचे, तो मैं जब पशुपतिनाथ जी गई थी, क्योंकि वहाँ मन्नत मांग के गए थे हम ज़रूर सबमिट करके आएंगे तो ज़रूर आएंगे मंदिर, नहीं हुआ तो भी आएंगे। और वहाँ पे जब मैं गई वहाँ पर भगवान जी से मिलने, तो शिव जी से मिलने जैसे मैं गई तो पंडित जी ने मुझे पहचान लिया, बिकॉज बहुत वायरल हो गया था नेपाल में कि 16 years old youngest girl who submitted एवरेस्ट एंड ऑल। सो पंडित जी ने जैसे मुझे पहचाना, उन्होंने अपनी रुद्राक्ष की जो पशुपतिनाथ जी के ऊपर रुद्राक्ष थी उनको उतारा और मेरे गले में पहना दिया और बोले कि इसको ऐसे ऐसे इसका जाप करना है और इन्हें हमेशा अपने साथ रखना है और ये आपको बहुत शक्ति देंगे और आपको मतलब बहुत आगे पहुँचाएंगे। वैसे मैं हमेशा अपने साथ गणपति जी को रखती हूँ, अभी भी वो मेरे पास ही हैं और वो गणपति जी मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ सोते हैं और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बहुत बढ़िया बात। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो शब्द में इसमें से फूट रहे हो उसका एक अंश तुम्हारे में कहीं न कहीं से अंदर से जागृत अवस्था में आया और वो जागृत अवस्था में जाके तुमको वहाँ तक पहुँचाने में शायद वही मार्ग प्रेरक बना। वही मैं मम्मी से मेरी बहुत कम बात हो पाती थी, जैसे 56 दिनों में मम्मी से 2-3 बार बात हुई मेरी, तो उनमें उन्होंने बोला कि बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, शिव जी, मैं गणपति जी को अपने गन्नू मामू बोलती हूँ, मम्मी ने मुझे वो गिफ्ट किया था और उन्होंने बोला था कि जब भी मैं बहुत बोलती थी तो बोले जब तू पहाड़ों में अकेली रहेगी तो तू किससे बात करेगी, उन्होंने मुझे ना गणपति जी दी और बोले
मुझे आज पता मेरा भाई है छोटा, तेरे मामू है, तो वो बोले कि ये तेरे मामू है तो शिव जी तेरे नानू है, पार्वती माँ तेरी नानी माँ है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारे रिश्ते बना दिए भगवान जी से, जैसे हनुमान जी तेरे भैया हैं और हनुमान जी तेरे को उड़ा के ले जाएंगे एंड ऑल दैट। उन्होंने बहुत मतलब ना मुझे एक भगवान की दुनिया में भेज दिया। तो मैं उसी में जब भी थक जाती थी मैं बोलती थी हनुमान जी आओ ना, मुझे बहुत थक गई मैं, मुझे ना ऊपर चढ़ना है, मुझे ना उड़ा के ले चलो। लाइक मैं उनसे बात किया करती थी, गणेश जी से मैं बहुत बातें किया करती थी। मैं कोई भी मुश्किल में होती थी तो मैं बोलती थी आपको पता है मैं कितना सहन कर रही हूँ उस टाइम। मैं उन्हें हमेशा पॉकेट में रखती थी ताकि वो गर्म रहे, तो उन्हें मैं बाहर निकाल देती थी जब भी कोई तूफान आता था। तो मतलब एवरेस्ट के टाइम की बात है ये। तो मतलब उस टाइम मेरा ऐसे विश्वास होता गया, उनके लिए विश्वास होता गया और मैं इतना मतलब भगवान के पास आ गई। अब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझे जवाब दे रहे हैं उस चीज़ का, वो मुझे मेरी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता रहे हैं। और ये चीज़ मतलब मम्मी ने और दादी हैं जो मेरी, वो बहुत ही मतलब धार्मिक हैं, वो पूरा टाइम भगवान जी का जाप करती रहती है। जब मैं गई थी तो अखंड जाप किया था इन सब मतलब पूरी मेरी फैमिली ने। मेरा छोटा भाई बिल्कुल अभी वो वहाँ पे खड़ा है, उसने 108 बार हनुमान चालीसा करा था कुछ ही घंटों में। और कितनी देर में पूरा किया था उसने मेरे ख्याल से 7-8 घंटों में। जब मैं फाइनल ये मेरे बड़े भैया इन्होंने 108 हनुमान चालीसा करा था, इन्होंने अखंड जाप किए थे 16 घंटा अखंड जाप किया था। 2 रात बिल्कुल, क्योंकि मैं भी रात को चढ़ाई करती थी तो मम्मी सोचती थी कि मेरी बेटी इस टाइम चढ़ रही है तो मैं सोऊं कैसे। तो पूरी फैमिली पूरा परिवार मेरे लिए जाप करता था। और जैसे जैसे मैं चढ़ती थी मुझे वहाँ से उनके जाप की एनर्जी मुझे वहाँ तक मिलती थी और मैं ऊपर चढ़ाई करती थी। 108 बार तुमने जाप किया है तो समझ लो कि साइंस कहती है, विज्ञान कहती है, इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट है उनकी जो रिसर्च है उस रिसर्च की रिपोर्ट में आया है कि हृदय का कोई हृदय का रोग कभी नहीं आने पाएगा और पूरे वातावरण में जो एनर्जी वो चाहता है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। जिस थॉट को लेकर चलेगी वो एनर्जी जाती है। वो सोच हनुमान पे मेडिकल है ना। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर के अग्रवाल तो उन्होंने ये चीज़ किया, इस चीज़ पर हनुमान चालीसा पर उनका विशेष रिसर्च हुआ है। हनुमान चालीसा को एक सांस में बोलेंगे या मल्टीपल सांस में बोलेंगे, it will shift you from sympathetic to parasympathetic mode. It will take you to from wave particle duality towards wave, from manifest to unmanifest, from disturbed state of conscious to undisturbed state of conscious. जब आप बाह्यकरण से अंतरकरण की तरफ जाओगे, and when your mind becomes suggestive, जो मांगोगे आपको मिलेगा, and that's the basis of visualization techniques which are used, which was used by D. Nornish. Number 2, रामायण में चक्र रामायण है जिसमें मणिपुर चक्र है जिसको रा साउंड है रम, और उस साउंड में वो साउंड है वो एरिया है जहाँ पे रावण को नाभि में राम ने मारा, यानी कि उस एरिया पे आपने कंसंट्रेट किया। ये वो एरिया है जहाँ पे सीता का अग्नि परीक्षा होता है और ये वही एरिया है जहाँ पे राम ने यज्ञ किया था हमारे शरीर के अंदर में। इफ यू टेक चक्रा रामायण, सो मणिपुर चक्र में भी अगर आप कंसंट्रेट करके आप कोई भी चीज को विजुअलाइजेशन करते हो, एक विजुअलाइजेशन होता है आप यहाँ पे करो, दूसरा होता है अगर आपको हीट का विजुअलाइजेशन चाहिए देन मणिपुर चक्र में अगर आप विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हो, ठंड लग रही है तो वेरी इट इज सीन इन द लिटरेचर दैट आपके पैर गर्म हो जाते हैं और आपकी जमीन के नीचे की जो ठंड है वो महसूस नहीं होती। ये इसके ऊपर में कई सारी स्टडीज हैं, हालांकि स्टेथोस्कोप वाला मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर इसको नहीं मानेगा, लेकिन लिटरेचर में जो इसमें प्रैक्टिस करते हैं, जो योगी सिद्धि प्राप्त करते हैं, डेफिनेटली। तो आई वुड से इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर शिवांगी टू एक्सपीरियंस द सिद्धि पावर्स ऑफ मेडिटेशन। कितनी बड़ी बात है कि आकाश को मुट्ठी में बंद करने की कल्पना तो मैंने तो सुनी थी, लेकिन एवरेस्ट को ही अपनी मुट्ठी में बंद कर लेने वाली वो बहादुर लड़की हमारे सामने है, शिवांगी पाठक, जिसने अपनी मेहनत, संकल्प और साधना से जो कमाल कर दिखाया अपनी छोटी सी उम्र में, 16 साल की उम्र में उसने एवरेस्ट को लांघ लिया, वहां पहुंच गया और तिरंगा झंडा फहरा दिया। अपने आप में नई उम्र की हर लड़के लड़कियों के लिए एक प्रेरणा। मेरे लिए वो बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट वाला मोमेंट था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर और डर दोनों ही चीज मेरे साथ थी।
मुझे प्रेशर इस चीज़ का था कि मुझे कुछ भी करके बीमार नहीं होना, मुझे लड़ते रहना है, अपने आप से लड़ते रहना है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन्स है वो ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कोई प्रोत्साहित नहीं करता आगे बढ़ने के लिए। वहाँ पर कुछ ना कुछ लोग आपको वही मिलते हैं जो आपको एक तरह से ये चीज़ शो करते हैं कि माउंटेन्स कितने टफ हैं और आपको वहाँ से वापस चले जाना चाहिए। आप अपनी मतलब अपने आप को तंग क्यों कर रहे हो यहाँ आकर, ठीक है? तो मैं जब वहाँ पे गई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन सर मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा था, अपने ऊपर विश्वास था। और सेकंड थिंग सर, आई ऑलवेज इंसिस्ट माई सेल्फ अ बिलीवर। तो मैं हमेशा बिलीव रखती थी भगवान में, अपने आप में, अपने मम्मी पापा में और अपनी मेहनत में, कि जो ये मैंने किया है यहाँ तक आने के लिए उसे बर्बाद नहीं होने दे सकती मैं। तो इसीलिए जब भी कोई भी मुश्किल आती थी मैं उन सब मोमेंट्स को याद करती थी जिनसे मैं यहाँ तक लड़ते हुए पहुंची हूँ, जिनको मैंने फेस किया है, मैंने जवाब दिया है। और अभी बहुत से ऐसे मोमेंट्स जिनको मुझे जवाब देना है कि मैं लड़ सकती हूँ, मैं ऊपर तक पहुंच सकती हूँ और ऊपर पहुंचकर मैं वापस भी आ सकती हूँ। और मैं कैंप वन से हमें सिर्फ लोड फेरीज करनी थी जिसमें हमें अपना कुछ सामान ऊपर रख के आना था, और लगभग 16 से 18 किलो वजन मेरे कंधे पर था उस वक्त, और मैं रास्ते में थी, मतलब 1 घंटे में मैं पहुंचने वाली थी अपनी जगह पे। और इतने में ही सर हमें ना ऐसा महसूस होता है कि हम कांप रहे हैं, चलते वक्त हमारे पैर थिनक रहे हैं, और आसपास देखा तो सामने हमें दिखा एक बहुत ही बड़ा एवलांच हमारी तरफ बढ़ रहा है। जो हम लोग इतना अपने आप में मस्त थे चलने में कि नीचे देखते हुए कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कि कहीं कुछ है तो नहीं। लेकिन अचानक से ही एक वो बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे गिरता हुआ दिख रहा है और अपने साथ पूरा ही तूफान लेता हुआ आ रहा है। और जैसे ही वो तूफान पास आता जा रहा है हमें वो दिख रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते उस वक्त। हमें वहां पे खड़े रहना है और बस मन में यही चल रहा है कि भगवान प्लीज बचा लेना, भगवान प्लीज बचा लेना। और इतने में सर वहां पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर था। उस टाइम एक ना प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें चाहिए होता है। तो उस पत्थर के अगर हम पीछे जाते और अगर तूफान का कोई पत्थर उस पत्थर पे लगता तो वो उस पत्थर को भी घसीट सकता था, जिससे हमें वो पत्थर ही नुकसान पहुंचा देता। तो हमने यही सोचा कि उस पत्थर के पीछे नहीं जाएंगे, हम उसके साइड में गए और अपने उस बैग को जिसमें 17-18 किलो सामान था उस बैग को सामने रख के उसके पीछे बैठ गए। और पूरा तूफान आया, हमारे ऊपर से चला गया, इतने पत्थर इतना सब कुछ सब हमारे ऊपर से गया और हम उस तूफान के अंदर दब गए। लेकिन वो बर्फ थी जो वो ड्राई स्नो थी, तो धीरे धीरे हमने अपनी ताकत लगाई, अपने अपने बैग को धीरे धीरे हमने साफ करना शुरू किया और अपने आप को दम लगाते हम ऊपर उठे और देखा कि तूफान चला गया है, वो एवलांच रुक गया है और अभी हम फिर दोबारा से हमने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। शिवांगी ने जो एवरेस्ट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, मैं तो ये कहूँगा, तो जब धरती पर लौट के आई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से के सामने जब पहुंची, प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात हुई, उस क्षण शिवांगी को क्या महसूस हुआ और प्रधानमंत्री जी से किस तरह से बातें हुई, वो अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है। चंद मिनटों में मैं समझता हूँ कि शिवांगी उसको जरूर आप डिस्क्राइब करो और बताओ वो क्षण। जी सर, टोटल 56 मिनट का समय मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बिताया। हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी किया उन्हीं के साथ और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था वहाँ पर। उसके बाद सर उन्होंने हमारे से इंटरेक्शन किया जिसमें उन्होंने मुझसे काफ़ी सवाल किए कि सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर मैंने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर उन्होंने पूछा कि एवरेस्ट पे जाके कैसा लगा और फिर उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम तो हरियाणा की धाकड़ छोरी हो। और फिर जब वक्त आया उनसे हाथ मिलाने का तो मतलब मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे, शायद वो खुशी से कांप रहे थे कि बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, इतने करीब से, मतलब उनके जो चेहरे का ऑरा था, मैंने ये वाला हाथ मिलाया था उनसे। और उन्होंने मुझे तब भी कहा कि तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम इतनी छोटी उम्र में एवरेस्ट चढ़ गई। उन्होंने मेरे कंधे पे 2 बार थपकी दी मुझे और उसके बाद सर उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया सभी बच्चों को। उस गिफ्ट में हमें वॉच मिली, उस वॉच पे बीच में तो मोदी जी के साइन है, ऑटोग्राफ है उनके और पीछे हम सबका नाम है। तो वो घड़ी हमें दी उन्होंने गिफ्ट में। और फिर मेरी मम्मी से भी उनकी बात हुई, उन्होंने मेरी मम्मी को भी बधाई दी कि और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है
और ये करते हुए फिर हम लगभग 56-58 मिनट हमारी उनसे बात हुई और हम निकल लिए। तो इस तरह से जो तुमने ये अचीव किया, तो क्या ये सोचा कि बस ये सब हो रहा है, हमको एनर्जी मिल रही है और हम भाग रहे हैं, तुमने कभी वो डर नहीं लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं अकेली गई, पता नहीं है? क्योंकि ना मम्मी हमेशा कहते हैं कि डर हमेशा ना बुरे काम करते टाइम लगना चाहिए। मैं इतना अच्छा काम कर रही थी, मैं देश का तिरंगा जो कि हर टाइम मेरी ना लेफ्ट साइड की पॉकेट में रहता था, मैं उसे हमेशा अपनी पॉकेट में रखती थी, बैग में नहीं रखती थी कि कहीं वो मुझसे गुम ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे जो कंट्री का है कहीं वो उसे उठा ना ले, बिकॉज बहुत सारा वहाँ पे बहुत कुछ होता है, उसको मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। तो एक देश के लिए भी ना मेरे मन में मतलब था कि मैं देश के लिए कुछ ज़रूर करूँ, जिससे ना जैसे कि नाम मेरा याद रखे मेरे जाने के बाद भी हम सब।